हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अन रास्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। और आज है जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो ऊर्जा के स्रोत चैप्टर है बेटा। तो ऊर्जा है क्या, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए। सारे बच्चे जानते हैं ऊर्जा की डेफिनेशन, ऐसा कोई नहीं होगा जो वीडियो देख रहा है ऊर्जा की डेफिनेशन नहीं जानता। सब जानते हैं ना बेटा? ठीक, यस कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट, ठीक है। और मन मन में रिवाइज भी कीजिए। क्या है ऊर्जा की डेफिनेशन? कार्य करने की क्षमता ही क्या है? ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ये हो गया, ये अपने को डेफिनेशन यहाँ पढ़ने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये पढ़ने वो कहाँ मिली थी? छोटी क्लासों में, जैसे हमने 9th में पढ़ा है, 8वीं क्लास में भी ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आपने पढ़ा होगा बेटा, है ना? ऊर्जा संरक्षण का नियम याद है? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। चलो, किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। यानी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम है कोई भी, तो वहां पे कुल ऊर्जा कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। क्लियर बेटा? और एक चीज यहां पे अपने को और देखने को मिल रही है, जैसे कोई भी ऊर्जा है, ठीक है। मान के चलो, जब हमारे पास कोई ईंधन है, ठीक है, और हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल है, उससे हम गाड़ी चला लिए, प्रयोग में हमने लिया, काम में ले लिया उसको। उसमें जो निहित ऊर्जा जो भी थी वो सब चारों ओर वातावरण में, यानी अब आपके गाड़ी में पेट्रोल थी, आप 10 से 20 किलोमीटर आगे गए, ठीक है, तो अब जो ऊर्जा जो थी वो यूज में आ गई, ठीक है। यानी पेट्रोल में जो ऊर्जा थी वो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हुई, ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुई, और जो ऊर्जा है वो किस में चली गई? वातावरण में चली गई। किस रूप में? कम प्रयोज्य रूप में। यानी अब उस ऊर्जा को आप वापस नहीं ला सकते, वो ऊर्जा लुप्त हो गई। लेकिन वो ऊर्जा है, ऐसा नहीं है ऊर्जा खत्म हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने को उपयोगी ऊर्जा क्या है ना, बहुत कम है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण का भी मतलब ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण भी अपने को करना पड़ता है जो उपयोगी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो कार्य करने के लिए जिस ऊर्जा स्रोत का हम उपयोग करते हैं वह ऊर्जा उत्पन्न करते हुए क्या हो जाता है? उपभुक्त हो जाता है, यानी वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जैसे पेट्रोल का हम उपयोग कर रहे थे, पेट्रोल में ऊर्जा थी, तो पेट्रोल पूरा ही फिनिश हो गया ना, उपभुक्त हो गया, और उसका फिर हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला है, कोयला एक बार आपने जला लिया अच्छे से, तो वो क्या बन जाता है? राख। तो फिर राख को थोड़ा ना जला लोगे बेटा आप, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब ये तो हो गया ऊर्जा क्या है, ऊर्जा संरक्षण क्या है, ठीक है। और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता भी अपने को क्यों पड़ी, क्योंकि ऊर्जा आगे भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण क्यों करना पड़ता है और ऊर्जा संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? ऊर्जा संरक्षण हम कर सकते हैं ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण करके। तो उसके लिए अपने को ऊर्जा स्रोत जानने पड़ेंगे, ठीक है। ऊर्जा स्रोत है क्या और ऊर्जा स्रोत होते कौन कौन से, ये जब तक अपने को पता नहीं चलेगा बेटा, तब तक अपनी ये चीजें नहीं समझ सकते हैं। तो ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उत्तम ऊर्जा स्रोत। और ये एग्जाम में बेटा प्रश्न आता भी है। तो सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा होगा? देखो सिंपल सी बात है, एक ऐसा स्रोत हो जिससे प्रति एकांक आयतन या फिर हम कहें प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य किया जा सके। अब दो चीजें हैं आपके पास, एक है डीजल, ठीक है, एक है पेट्रोल, ठीक है, और एक है एलपीजी गैस, ठीक, एक है मिट्टी का तेल, ठीक। 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी। और आपको खाना बनाना है, तो सबसे ज्यादा उपयोगी आप किसको अच्छा मानते हो? ठीक है, तो आप एलपीजी गैस को प्रेफर करोगे, क्योंकि एलपीजी गैस क्या है? सबसे अच्छा ईंधन है उन सब में, ठीक, क्योंकि इसका कम आयतन रहता है, या फिर आप द्रव्यमान हो, और ज्यादा ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है, ठीक। संग्रहण सरल हो, मतलब आप इसको आसानी से रख सके, रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्थानांतरण सरलता से किया जा सके, मतलब एक जगह से बेटा अगर आपको दूसरी जगह ले जाना है तो बड़े आसानी से आप इसको ले जा सकें। और संग्रहण में स्थान जो है वो कम घेरे, यह संग्रहण में कम स्थान घेरे, समझ रहे हो ना। मतलब अगर आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो तो भी सरलता से पहुंच जाए, जब आप इसको कहीं पर रख रहे हो तो फिर जगह कम घेरे, ठीक। सस्ता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए? सस्ता, या फिर आप लिख सकते हो मितव्ययी होना चाहिए, कम खर्चीला होना चाहिए, ठीक। अब पर्यावरण में प्रदूषण भी कम करना चाहिए और आसानी से मिल जाए भैया। ये चीजें अगर किसी ईंधन के अंदर हैं तो कैसा ईंधन कहलाएगा? सिंपल सी बात है बेटा,
उत्तम ऊर्जा स्रोत कहलाएगा और इसको हम उत्तम ईंधन भी कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब उत्तम ईंधन क्या है, अब ध्यान से समझना, जो हमने अभी पढ़ा है बिल्कुल वही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वह ईंधन जो बिना प्रदूषण उत्पन्न किए अथवा न्यूनतम मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न कर अधिक मात्रा में अपने को क्या दे रहा है बेटा, ऊर्जा दे रहा है, वो क्या कहला रहा है, उत्तम ईंधन कहला रहा है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है उत्तम ईंधन की। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है ज्यादातर वो मैं आपको एग्जाम में बताता चलूंगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तम ईंधन में कौन से लक्षण होना चाहिए, ज्वलन ताप मध्यम होना चाहिए, मतलब उसको अगर ईंधन को अपने को जलाना है तो ऐसा नहीं उसके लिए बहुत ज्यादा हम ताप करें तब वो आग पकड़ेगा। भाई थोड़े से ताप है तो आग पकड़ लेगा आसानी से। ठीक है, अब दहन के बाद हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब मान लो हम ईंधन जला रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं और वो हानिकारक गैस उत्पन्न कर रहा है तो अपना क्या होगा भाई, अपन तो निकल लेंगे ना वहां से। है ईंधन कैसा होना चाहिए, सस्ता। अब मान लो अपने को खाना बनाना है तो कैसा ईंधन चाहिए, सस्ता। अगर और रख रखाव में भी आसान होना चाहिए, और बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो फिर अपन खरीद पाएंगे उसको नहीं। ठीक है, ये चीज है। और दहन के पश्चात ठोस अवशेष न छोड़े। अब जैसे एलपीजी गैस है, कुछ अवशेष नहीं बचता है, लेकिन उपले जो होते हैं गांव में लकड़ियों पर जो खाना बनाते हैं वहां तो अवशेष बचता है, तो वो उत्तम ईंधन नहीं है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्या है, ठोस अवशेष नहीं छोड़। ईंधन का कैलोरी मान अधिक होना चाहिए, मतलब ईंधन कम जले और ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करे। ठीक है, तो ये चीज है बेटा। अब यहाँ पे अपन देखेंगे ऊर्जा के स्रोत जो प्रकार। अब हमने यहाँ पे इससे पहले अभी हमने जो पढ़ा वो देखो, ऊर्जा समझा, ऊर्जा क्या, ऊर्जा संरक्षण और का नियम क्या था, ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, कैसे उपभोक्त हो जाते हैं कोई भी ईंधन, और उत्तम ऊर्जा स्रोत क्या है या फिर उत्तम ईंधन क्या है, ये अपन ने अभी तक समझा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं उत्तम ऊर्जा स्रोत और उत्तम ईंधन, अब तक की चीजों में। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के पारंपरिक अथवा अनवीकरणीय स्रोत। ये भी प्रश्न बेटा आपसे कई बार पूछा गया, एक तो ये एसएसटी में भी आपसे पूछा जाता है और इधर भी। ठीक है, साइंस में भी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ऊर्जा के पारंपरिक अथवा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय यहां पे समझना है, आ लगा हुआ है, नवीकरणीय का मतलब नया हो जाए, अनवीकरणीय मतलब अन नहीं हो सकता। तो ऐसे स्रोत जिनको एक बार अगर आपने प्रयोग में ले लिया और फिर दोबारा नहीं ले सकते। ठीक है, पेट्रोल है, एक बार यूज में ले लिया दोबारा नहीं ले सकते। डीजल, एलपीजी, ये सारी चीजें क्या है, एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा उपयोग में ले सकते हो आप इनको नहीं। तो ये सभी क्या है, ऊर्जा के पारंपरिक या अनवीकरणीय स्रोत हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा के वे स्रोत जो सीमित हैं तथा जिनका प्रकृति में उत्पादन वर्षों पूर्व हुआ और जिन्हें पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम ऊर्जा के पारंपरिक अथवा अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, अर्थात जो किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब समाप्त क्यों होंगे, क्योंकि इनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऊर्जा के वे स्रोत जो सीमित हैं अर्थात जो किसी दिन समाप्त हो जाएंगे तथा जिनका प्रकृति में उत्पादन वर्षों पहले हुआ था, बहुत करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, लेकिन अब वो नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत या फिर अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय इसका अपोजिट है बेटा। ठीक है, नवीकरणीय में क्या होता है, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी प्रयोग में ला सकते हो। जैसे हवा चल रही है, अभी गई, पानी वगैरह। ठीक है, इनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर आ जाता है, तो अपना अनवीकरणीय यहाँ पे हो गया, नवीकरणीय हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा जीवाश्म ईंधन। नंबर 1 क्या है, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, वे ईंधन जो जीवों से मिलते हैं, जीवों के अवशेषों से मिले हैं, वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है ना, अब देखो डेफिनेशन क्या है, ऐसे ईंधन जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष में जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की भूमि में दबने से हुआ है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, डीजल। ठीक है, ये सब चीजें किससे बनी हैं, ऐसे तो बनी है लाखों करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल हुई, जिससे जीव जंतु पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए, और फिर क्या हुआ, दबाव पड़ा, दबाव से उनका अपघटन हुआ, तो वो किस में बदल गए। अगर हम बात करें पेड़ पौधों की तो वो कोयला में, जीव जंतु किस में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए, प्राकृतिक गैसों में। ठीक है, ये चीजें अपने को देखने को यहाँ पे। आज हमें ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त होता है, और आप देखो चारों तरफ देख रहे हो, डीजल है, पेट्रोल है, ज्यादातर चीजें हमें कौन से, अपने देश में तो ज्यादातर चीजें वो है वो जीवाश्म ईंधन पे ही चल रही है ना। अभी सौर ऊर्जा का उपयोग उतना ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र भी हालांकि बनाए जाए हैं, काफी जल विद्युत संयंत्र हैं,
ठीक है। लेकिन पहले जो अगर आप थोड़ा सा 15-20 साल पहले जाओगे तो वहां पे जो बिजली का बनाने का सिस्टम था वो कोयले वाले ही संयंत्र थे, अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन अब ज्यादा नहीं है, ठीक। टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो गई है तो चीजें आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो अब जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है बेटा कोयला है और अपना पेट्रोलियम है एक, और क्या है, प्राकृतिक गैस है। तो कोयला क्या है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, और ये ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, बिजली अभी भी इसी से बनती है, ठीक है। जैसे बीच में काफी दिन पहले क्या चल रहा था, कोयला खत्म हो गया है ना, तो बिजली काफी कम आती थी, तो कुछ राज्यों के पास कोयले की शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कोयला है वो किन किन चीजों का मिश्रण है ये भी अपने को ध्यान रखना है। कोयला में क्या मिल जाता है आपको, कार्बन तो होता ही है मेन, कार्बन हाइड्रोजन तो उसमें रहता ही है, दूसरा इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन तथा गंधक भी इसमें होता है मिला हुआ, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो शब्द का अर्थ होता है वो है चट्टानों का तेल, ये भी ध्यान रखना है बेटा, पेट्रोलियम का अर्थ क्या है, चट्टानों का तेल, क्योंकि चट्टानों से निकाला जाता है ना। अब देखो कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों का सामान्य मिश्रण होता है ये पेट्रोलियम, जो चट्टानों में गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में उपलब्ध होता है। किसके रूप में होता है, ये ध्यान रखना है। पेट्रोलियम और पेट्रोल में बहुत अंतर है बेटा, पेट्रोल और पेट्रोलियम में सब कुछ मिलता है, ठीक है, ये गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में उपलब्ध होता है। सामान्यतः हाइड्रोकार्बन के द्रवीय रूप को ही पेट्रोलियम कहते हैं। जनरली अगर देखो पेट्रोलियम किसको कहा जाता है, जो हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन का जो द्रव रूप है उसको, यह काले स्लेटी रंग का लिसलिसा सा द्रव होता है। पेट्रोल इसी के शोधन से तो मिलता है, इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है बेटा हमसे, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम तो हालांकि नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस, इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। इससे रिलेटेड आपका ऑप्शन बन सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यह ऊष्मा ऊर्जा का एक अन्य स्रोत है, और ये जो है प्राकृतिक गैस पृथ्वी के अंदर गहराई पर या तो किसी के साथ मिलेगी या अकेली भी प्राप्त होती है, ठीक है, पेट्रोलियम भंडार के साथ मिल जाए या फिर अकेली, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पेट्रोलियम के साथ या फिर अकेली। अब इसका निर्माण कैसे होता है, देखो अब जो गैस है इसको सीएनजी के रूप में, जैसे बहुत ज्यादा दाब पर जब प्राकृतिक गैस द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है तो इसको अपन क्या कहते हैं, सीएनजी गैस या फिर प्राकृतिक संपीड़ित गैस कहा जाता है। क्लियर बेटा। अब अगर हम देखें तो इसमें मिश्रण किसका होता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें होता है CH4 मीथेन, कितने परसेंट होता है, 97%, और कम मात्रा में इसमें ईथेन तथा प्रोपेन होते हैं। क्लियर बेटा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये तो थे हमारे जीवाश्म ईंधन के स्रोत थे, ठीक है, और जो हमें अपने को किससे मिल रहे थे, पारंपरिक ही थे ये भी, जो किससे मिल रहे थे बेटा, हमें जीव जंतुओं के अवशेष यानी दब जाने से ये चीजें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब देखते हैं पारंपरिक स्रोत, दूसरे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसमें आता है अपना तापीय विद्युत संयंत्र। तो तापीय विद्युत संयंत्र की अगर बात करें तो ये किस तरह से बनाया जाता है, तो इसमें अपना एक कुकर दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा, एक कुकर है, और इसको यहाँ से गर्म किया जा रहा है, और इसमें क्या लगा हुआ है, एक पाइप लगा हुआ है ये, ठीक है, और इस पाइप से अब गर्म किया जाएगा, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, और इसको गर्म किया जा रहा है, और ये जो पाइप से भाप जो है वो किस पे, टरबाइन पे, या फिर आप कह सकते हो फैन लगा रखा है उस पे, और उसका संपर्क किससे है, डायनामा से। अब ये घूमेगा भाई भाप से, भाप में तो काफी शक्ति होती है ना, तो ये घूमेगा तो भाई डायनामो के अंदर जो कुंडली है वो भी घूमेगी, और वो घूमेगी तो किसका उत्पादन होगा, विद्युत का उत्पादन होगा। क्लियर बेटा। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे जो लिखा है, इन विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्राओं में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर गर्म करना है अपने को इसको, तो भाई जलाना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, ठीक है। अब कुछ ना कुछ के क्या, कोयले का ही यूज किया जाता है। तो ताप विद्युत संयंत्र आपको समझ में आ गया है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना सारे, देखो जो भी है। अब मैं इसको नोट्स भेजने की नीड भी नहीं है, क्योंकि आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारा बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ स्लाइड पे। अब आता है ताप विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया का व्यवस्था, तो इसको भी आप लिख सकते हो बेटा, सिंपल है कि भाई एक प्रेशर कुकर लिया और हमने उसमें पाइप लगाया, तो बहुत ही नॉर्मल है ये, टेनिस बॉल, इस पर हम पंखे लगा रखे हैं, पंखड़ी सी, ठीक है, तो ये सीधा सा आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे जल विद्युत संयंत्र।
तो जल विद्युत संयंत्र भी बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, अगर हम यहाँ देखें तो ये एक जलाशय है, मतलब हमने बांध बना रखा है, यहाँ पर काफी जल भरा हुआ है ये, ठीक है, ये बहुत मात्रा में जल यहाँ भरा हुआ है। अब ये कबाड़ा अगर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ से जल ऐसे जाएगा, और जब नीचे की तरफ जल आ रहा है बेटा तो होगा क्या, जल की स्पीड बढ़ेगी, और यहाँ बहुत सारा इकट्ठा है तो यहाँ पे दबाव भी बढ़ेगा। और ये क्या है, टरबाइन। तो जब ये जल इस टरबाइन से टकराएगा तो टरबाइन घूमेगी, और फिर ये जनरेटर जो है उसके अंदर कुंडली घूमेगी, और यहाँ से किसका निर्माण होगा, बिजली का निर्माण होगा। तो इस तरह से जहां भी आप देखते हो बांध है, वहां पर ज्यादातर आपको बिजली जो संयंत्र वाले घर मिल जाएंगे, यानी पावर हाउस मिल जाएंगे। ठीक, तो ऊर्जा के एक अन्य अगर हम इस पे देखें जो लिखा हुआ है, अगर हमसे पूछता है तो ऊर्जा के एक अन्य स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा भी है, और बहते जल की गतिज ऊर्जा को हम भी उपयोग में ला सकते हैं। और ये जो देखो अभी हमने जो बहते जल की गतिज ऊर्जा है, ये किस रूप से हम इसको हम देखेंगे, किस प्रकार का स्रोत है, ये अनवीकरणीय है या ये नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, अनवीकरणीय, ऐसा नहीं कि जल बह रहा है, ठीक है, फिर एक बार हमने टरबाइन घुमा लिया तो दोबारा नहीं घुमा सकते, उस जल को आगे भी उससे काम ले सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।